नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों, हरियाणा एसएससी लाइनमैन का जो पेपर था, इसका एक पार्ट हमने सही कंप्लीट कर लिया है। इसके दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, अपने पेपर को सॉल्व करते हैं। दिया है कि क्या यह वास्तव में सच है या एक मिथक है कि तारे वास्तव में जितने ऊंचे हैं उससे कहीं अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि मतलब क्या यह वास्तव में सच है, तो मैंने इसके रिलेटेड स्टेटमेंट आपको देना है। तो आप देंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा हाँ, प्रकाश एक वायुमंडलीय अपवर्तन है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ही तारे हमको टिमटिमाते हुए भी नजर आते हैं और हमें जितने अधिक दूर हैं वास्तव में उससे कहीं अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ उनके निष्कासन के लिए महाभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है। तो यह जो महाभियोग का प्रस्ताव जो चलता है वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से ऐसा किया जा सकता है। जीएसटी है, देखिए पहली बार जीएसटी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जीएसटी जो था 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। तो ये कैसा है आपको यहाँ बताना है। तो यह कैसा होता है, एक उत्पाद शुल्क है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा बजट की तैयारी में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा बजट की तैयारी में शामिल नहीं है? तो बजट की तैयारी में जो शामिल नहीं है वो क्या है आपका, वित्त आयोग जो होता है वो बजट की तैयारी में शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे अधिक लैंगिक असमानता है? लैंगिक असमानता का मतलब जितने मेल हैं उतने फीमेल, यानी लैंगिक असमानता इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो बहुत ज़्यादा हो, ऐसा यानी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कम सबसे ज़्यादा अधिक किस में है, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे हरियाणा में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा लैंगिक असमानता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत में एक राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। स्वतंत्र भारत में एक राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू। और श्रीमती सुचित्रा कृपलानी क्या थी, पहली महिला मुख्यमंत्री यानी सीएम। ओके, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुगलकाबाद किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो तुगलकाबाद जो आपका स्थापित किया गया था किसके द्वारा स्थापित किया, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैनिज्म नाम का अर्थ जिन्ना से आता है, जिसका अर्थ है, जैनिज्म नाम का जिन्ना से आता है जिसका अर्थ क्या होता है, जो जैन धर्म होता है उसका अर्थ होता है आपका क्या, आध्यात्मिक विजेता। आध्यात्मिक विजेता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? अखिल भारतीय जो सेवाएं थी उसकी जनक किसको माना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यातायात भीड़ वाले शहरों में भूरी हवा के निर्माण से जुड़ा है? तो इसमें से कौन सा भूरी हवा, शहर में जो भूरी हवा होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है, जो आप जैसे आतिशबाजी की जाती है तो उसमें देखते होंगे ग्रीन कलर की लाइट जो जलती है, तो किस कारण से होती है? वो होती है आपकी बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? जो महाभारत काल में सदियों कुरु वंश के आर्यों को जिस चीज़ से चिन्हित किया गया था वो चीज़ थी कृषि युग से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया? तो हरियाणा के प्रांत से किसने सहयोग प्रदान किया था? तो वो आपका प्रदान किया था आपका जिंद नामक जगह थी, उसने सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो मेरठ का जो नायब कोतवाल था वो कौन था जब उस समय सिपाही विद्रोह हुआ था? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो था राव कृष्ण गोपाल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में
बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? प्रथम स्वतंत्रता जिसने नेतृत्व किया था वो थे आपके राजा नाहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस आप बताएंगे कब मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? वो होता है आपका जिला है आपका करनाल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्रिकेट टेस्ट मैच जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432वां विकेट लिया आयोजित किया गया था, तो वो डेट बतानी है इसमें से कब आयोजित किया गया था? तो वो था आपका 8 फरवरी 1994 को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो गीता जुत्सी का संबंध जो है आपका वो है आपका दौड़ से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहनी जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली के होती है और 4 नीले और 4 लाल धागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़ों से बनी होती है, वो कहलाती है क्या? जो ये हरियाणा का कल्चर है तो वहाँ की उस चीज़ को बता रहा है कि वो जो कपड़ा होता है वो किसको क्या कहते हैं? उसे खारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भादों के 9वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 6ठा महीना आयोजित किया जाता है? तो वो त्यौहार कौन सा होता है जो मनाया जाता है? वो होता है गुग्गा नवमी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा पहने जाना पारंपरिक आभूषण है गोफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की डैश भाषा बनाया गया है? तो पंजाबी भाषा को बढ़ावा देकर राज्य की द्वितीय भाषा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में आपसे पूछ रहा है कि जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए हरियाणा में जिलों की संख्या है प्रेजेंट में 22, लेकिन यहाँ पे आयोग ने जो आंसर दिया है वो दिया ऑप्शन नंबर डी, जबकि आंसर होना चाहिए था ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा में प्रेजेंट में जिलों की संख्या 22 हो चुकी है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो आंसर आयोग ने दिया था, इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था बच्चों ने, और जो कि करेक्ट होके आंसर सही भी हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओएसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका उचाना नामक स्थान पर। ओएसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के उचाना नामक स्थान पर स्थित है। भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? तो यह पानी प्रदान करता है आपको सिरसा, हिसार और रोहतक, इन तीनों जगहों पर प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य के फर्रुखनगर तहसील में स्थित है? तो फर्रुखनगर तहसील में जो स्थित है वो है सुल्तानपुर सरोवर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विख्यात बड़खल सरोवर हरियाणा के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बड़खल जो है वो आपका स्थित है फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो सरसों का जो उत्पादन होता है उसमें हरियाणा का महेंद्रगढ़ जो जिला है वो आपका प्रथम स्थान रखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में निम्न निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है? तो निर्यात की जाती है हरियाणा से जो बन के जाता है वो हुआ था लिबर्टी के जूते, बहुत अच्छे होते हैं ये लिबर्टी के जूते, और ये विदेशों में निर्यात की जाती है। हरियाणा का प्रमुख इको गार्डन पार्क कौन सा है? तो हरियाणा का प्रमुख जो इको गार्डन पार्क है वो आपका है सुल्तानपुर पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण है, जिसका मुख्य कारण क्या है आपका? जिसका मुख्य कारण है आपका हिमालय पर्वत से दूरी। जो उपोष्ण कटिबंधीय है वो हिमालय पर्वत से दूरी ही उसकी मेन वजह है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो किस समय में निर्माण हुआ था? वो था आपका सेनोजोइक
काल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेनोजोइक काल था जिस समय हरियाणा का इस तरीके से नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अनुपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट एवं तापमान के कारण लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोडों को मोड़ने को कहा जाता है। जो इलेक्ट्रोड यानी जब कभी आप बैटरी देखेंगे बहुत दिन हो जाती है, ओवर चार्ज होती है, बैटरी जब खराब होने के कगार पे आती है तो उसकी प्लेटें देखेंगे तो वो प्लेटें क्या हो चुकी होती हैं, तो टेढ़ी हो चुकी होती हैं। वो किसकी वजह से? तो वो होती है बकलिंग की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप इसको इंग्लिश में भी देखते चलेंगे इसको। ओके, अब देखिए साधारणतः एक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर यूजुअली, तो इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी वैसे भी 90% से ज़्यादा होती है। डी इज करेक्ट आंसर। 90% से ऊपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे दिया है कि 2 ओम लोड प्रदान करने के लिए 2 वोल्ट की ओपन सर्किट वोल्टेज एवं 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 2 बैटरियों को पैरेलल में जोड़ा जाए। बैटरी द्वारा प्रदत्त करंट होगा। तो बैटरी द्वारा इसको आप सॉल्व करेंगे जब दोस्तों देखें यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। 2 बैटरी है, लिखा है कि 2 ओम का लोड प्रदान करने के लिए 2 वोल्ट के ओपन सर्किट वोल्टेज एवं 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 2 बैटरियों को पैरेलल में जोड़ा जाता है। इसको पैरेलल में जोड़ दिया आपको। बैटरी द्वारा प्रदत्त करंट, तो बैटरी के द्वारा जो इसको करंट मिलेगा यहाँ पे वो कितना मिलेगा? देखिए ये दोनों ओम 2 ओम पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो प्रतिरोध का मान आएगा 1 ओम। ठीक, अब ये 1 ओम जो होगा ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। अब आई की वैल्यू जो निकालेंगे वो आई इक्वल टू आएगा V अपॉन R से। अब वोल्टेज आपका 2 वोल्ट हो जाएगा और रेजिस्टेंस 3, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.666 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये डायग्राम मैंने बना दिया आपको समझने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है एक पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य होता है। जो कोई पंखा होता है उसमें कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होता है? द पर्पज ऑफ अ कैपेसिटर इन अ फैन इज टू। तो जो कैपेसिटर हम लगाते हैं तो हम कैपेसिटर का पर्पज स्पेशली होता है किसके लिए? तो वो होता है आपका गिव फेज शिफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे आयोग ने जो आंसर दिया था वो दिया था इन गति बढ़ाने के लिए, जो कि गलत है। इस पर ऑब्जेक्शन किया गया था जो आयोग ने बाद में सही किया। तो जो आप कैपेसिटर लगाते हैं, जैसे सिंगल फेज मोटर होती है आपकी, तो इसमें आप कैपेसिटर जब लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से, तो इसकी वजह से आपका क्या होता है? फेज शिफ्ट होता है। जो एक्चुअल करंट होता है, एक्सुलरी करंट IA, और आपका जो मेन करंट होता है IA और IM, उनके बीच में जो फेज शिफ्ट आता है जिसकी वजह से ये क्या होता है? रोटर मूव कर पाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेकिन आयोग ने आंसर ए दिया था तो आप डी को ही करेक्ट करके चलेंगे, फेज शिफ्ट देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो आपको इसमें देखना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए Q इक्वल टू क्या होता है आपका? CV। अब आप इस रिलेशन पे रखते जैसे C इक्वल टू Q अपॉन V हो गया, ये तो सही है। तो इसमें पूछा क्या था? विच ऑफ द करेक्ट रिलेशनशिप कैपेसिटेंस वोल्टेज एंड चार्ज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानकों के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए GI पाइप का सर्वनिम्न आंतरिक व्यास होता है, तो वो होता है आपका 38 mm। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध वाले 2 तारों को पैरेलल में जोड़ा जाता है, समकक्ष प्रतिरोध हो सकता है। तो समकक्ष प्रतिरोध जब कभी भी होगा, देखिए 2 तार को आप जोड़ेंगे, एक का प्रतिरोध मान लीजिए 1 ओम है, दूसरे का 2 ओम है, तो जो समकक्ष यानी तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो जो 1 ओम का प्रतिरोध होगा उससे भी कम आएगा। ओके, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो यही पूछना चाह रहा है, 2 प्रतिरोध वाले तारों को जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो जो लघुत्तम सदस्य का जो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा
उससे भी कम आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश में आपका लेस देन द स्मॉलेस्ट मेंबर, जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तार की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? एक तार की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होगा? जैसे देखिए आर इजकल टू क्या होता है आपका रो इंटू एल बाई ए। तो तार की लंबाई और क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल दोनों को दोगुना कर दिया तो देखिए यहाँ पे 2L हो जाएगा और यहाँ पे भी 2L हो जाएगा तो 2 कट जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या रहेगा? वही बना रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अपरिवर्तित रहेगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है मानक प्रतिरोध बनाने के लिए कांस्टेंटन तार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें होता है कांस्टेंटन मतलब जिसका 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कहलाता है 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसका प्रयोग हम करते हैं क्यों? इसका नगण्य प्रतिरोध का ताप गुणांक, 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ही होता है नगण्य प्रतिरोध का ताप गुणांक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश में नेग्लेजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है जब एक मोटर कार चालू किया जाता है तो उसकी रोशनी थोड़ी मध्यम हो जाती है, इसका कारण है। मोटर कार चालू करते समय उसकी रोशनी जो मध्यम होती है तो उसके पीछे की जो वजह है, तो जब कभी भी आप स्टार्ट करते हैं, जब आपकी मोटर स्टार्ट होती है, चाहे आप घर में 3 फेज इंडक्शन मोटर हो चाहे पानी वाले मोटर हो, तो देखते होंगे स्टार्टिंग में क्या होता है कि वह करंट का मान क्या ज़्यादा लेता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे मध्यम होने के पीछे कारण है कि स्टार्टर जो होता है वो अधिक करंट लेता है। तो वो जो अधिक करंट लेता है उसी से बचाने के लिए स्टार्टर हम लगाते हैं, तो स्टार्टर का अधिक करंट लेने की वजह से वो मध्यम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किरचॉफ के नियम के अनुसार एक बंद लूप में करंट, प्रतिरोध एवं ईएमएफ का बीजगणितीय योग। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ आप सभी लोग जानते होंगे कि केवीएल कहता है कि सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शून्य होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है और ये लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पे काम करता है, केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक वितरण वोल्टेज, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो है वो आपका कितना होता है? तो प्राथमिक वितरण जो वोल्टेज है आपका वो आता है आपका 11 kV। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिक छिद्र पाने के लिए सिलिकॉन को किससे डोप किया जाता है? टू गेट मोर होल्स, प्योर सिलिकॉन इज होल कहने का मतलब ये है कि आप उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। ट्राईवैलेंट यानी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ग्रुप 13 के एलिमेंट को आप ऐड करते हैं इसमें, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट जो इसमें से आपका कौन सा होगा आप इसमें देख लीजिए। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये आपके 13th ग्रुप के होते हैं। तो बोरॉन को आप ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क का जिक्र करता है? तो छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क का जो जिक्र करता है वो आपका होता है क्या? लैन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर का एक 20 पिन कनेक्टर व्यवहार करता है? तो 20 पिन कनेक्टर के रूप में जो आपका व्यवहार करता है वो आपका ATX होता है, ATX। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवहार होने वाली रोधक सामग्रियों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों रोधक सामग्रियों में आपका क्या होता है? तो वो आपका होता है क्या? आर्क प्रतिरोध, थर्मल स्टेबिलिटी भी होती है, उच्च इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल शक्ति, यानी ये सभी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बाई मेटल रिले का प्रयोग होता है ओवरलोड सुरक्षा के लिए, अंडरलोड सुरक्षा के लिए, ए बी दोनों के लिए, ताप नियंत्रण के लिए। तो जो बाई मेटालिक चीज़ लगाते हैं वो ओवरलोड प्रोटेक्शन से हमें बचाता है, यानी ओवरलोड सुरक्षा से होता है। बाई मेटालिक रिले जो लगाते हैं वो ओवरलोड प्रोटेक्शन से हमें बचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
साधारणतः एक डीसी जनरेटर का योग जो बना होता है किसका बना होता है? तो योग जो बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है, सेमीकंडक्टर के लिए जो प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है वो आपका निगेटिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध का मान घटता है। लेकिन जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं उनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान धनात्मक होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। और कॉन्स्टेंटन इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, उसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उसके प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीलिंग पंखे में कौन सा मोटर व्यवहार किया जाता है? तो सीलिंग कैपेसिटर में होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे सीलिंग पंखा, जब आपके घर में पंखा लगा होगा उसमें कैपेसिटर निकलता नहीं है, उसमें परमानेंट ही कनेक्टेड रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एक पैसिव कंपोनेंट है? तो इसमें से कौन सा, जो देखिए आर एल सी तीनों जो हैं आपके वो पैसिव कंपोनेंट होते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, इंसुलेटर, उपरोक्त सभी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका इंसुलेटर कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज पैसिव कंपोनेंट? डायोड, ट्रांजिस्टर, इंसुलेटर। इंसुलेटर यहाँ पे पैसिव कंपोनेंट हो जाएगा, ये एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये इंसुलेटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर में कम्यूटेटर होता है? तो किस प्रकार सिंगल फेज मोटर में पूछ रहा है आपसे कम्यूटेटर, ठीक है? तो किस में होता है आपका, यह बताइए। ये होता है रिपल्सन मोटर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। रिपल्सन मोटर में आपका क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या समान होती है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, जो हमारी जैसे डीसी मोटर है उसमें कम्यूटेटर सेगमेंट यानी जो कम्यूटेटर के अंदर जो डिफरेंट सेगमेंट बटे हुए रहते हैं, इनकी संख्या किसके समान होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आर्मेचर कंडक्टर के समान होती है। क्यों? देखिए, एक कॉइल जो होती है वो आपकी दो कंडक्टर से मिलकर बनी होती है। ये हिस्सा आपका सेगमेंट में कनेक्टेड होता है। एक हिस्से में आने वाला हिस्सा, इसको एक कंडक्टर कहते हैं, इसको एक कंडक्टर कहते हैं, और ये दोनों को मिला के जब लूप की तरह बनता है तो कॉइल कहते हैं। अब मान लीजिए ये कंडक्टर एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, ऐसे तो दो कंडक्टर आर्मेचर के कंडक्टरों की संख्या के समान हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? जो पानी की अस्थायी कठोरता है उसके पीछे की वजह क्या है? तो पानी की अस्थायी कठोरता होती है वो CaHCO3 का ट्वाइस, इसकी वजह से होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद पूछ रहा है, यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में उसकी स्केल पे क्या होगा? अब देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं आपको नोट डाउन करता हूँ। यहाँ पे ये फार्मूला है C/5, ये 5 है, इक्वल टू F-32/9। तो फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू दी है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप यहाँ पे 200 में से 32 को घटा दीजिए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 5 और डिवाइडेड बाई 9, 168 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, छोटा नागपुर पठार किस नदी द्वारा अप्रवाहित होता है? तो छोटा नागपुर पठार जो किस नदी द्वारा, तो वो होता है आपका दामोदर नदी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? कृषि की दृष्टि से आपसे पूछ रहा है, तो वो आपका उत्तरी मैदान भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर क्रिकेटरों में ऐंठन होती है, इसका परिणाम का कारण क्या है? तो क्रिकेटर को जो ऐंठन होती है वो उसके परिणाम का कारण होता है क्या? पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बन जाना, लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण, उसकी वजह से ऐंठन होने लगती है। एक वयस्क मनुष्य का औसतन उत्पन्न करता है, जो मूत्र उत्पन्न करता है कोई भी वयस्क मनुष्य, वो औसतन उत्पन्न करता है 1 से 2 लीटर मूत्र। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए बेटी की उम्र जो है अभी 10 साल दी गई है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ने लिखा है एक पिता माँ से 7 साल बड़ा है। माँ की वर्तमान उम्र बेटी की उम्र की 3 गुनी है। बेटी अभी 10 साल की है। बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी? बेटी के जन्म के समय बेटी की उम्र 0 हो गई। तो बेटी अभी तो वर्तमान में 10 साल की है ना, तो अभी माँ उसकी कितने की है? 30 साल की, क्योंकि 3 गुना। और जब 30 साल है और 30 साल और पिता जो है माँ से 7 साल बड़ा है, 37। ठीक। लेकिन कह रहा है कि बेटी के जन्म के समय, तो 37 जो आया आपका वर्तमान आया, तो 10 साल पहले जब जन्म हुआ तो बेटी तो 0 की होगी ना, तो इसमें से 10 आप माइनस कर दीजिए, तो 27। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 85 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 27 साल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट और 264 मीटर लंबे। अब देखिए 264 मीटर लंबे पुल की वजह से ये समय कितना बढ़ गया? 8 से 20 हो गया। ठीक। अब ट्रेन की आपको गति ज्ञात करनी है, तो 264 जो है ये आपका इसी से आप निकाल लेंगे। 264 डिवाइड बाई कितना? समय 12 कर दीजिए। ये आपकी चाल किस में आ गई? मीटर पर सेकेंड में। यही आपकी चाल हो गई। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। मीटर पर सेकेंड को आप इसमें चेंज कर दीजिए। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी फॉर द मिस्टेक, मल्टीप्लाई करिए 18/5 से आप। सॉरी, 264 डिवाइडेड बाई 12 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 18/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 79.2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये शॉर्टकट मेथड है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन पे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई ट्रेन थी, अब ट्रेन की दूरी मान लीजिए एक्स मानते आप, प्लस 264 मानते, क्योंकि उस दूरी को भी चल रहा है तब आप मानते, समय को डिफरेंस में लिखते आप, तो बात वही आती। इस तरीके से आपको मैंने डायरेक्ट इस पर शॉर्टकट किया, क्योंकि इतनी दूरी ही चलने की वजह से ट्रेन को 8 सेकंड की जगह 20 सेकंड लगे, तो अधिक सेकंड किसकी वजह से लगा? इस 264 की वजह से। वही आपकी चाल हो गई। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आप एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। जैसे कह रहा है कि विस्की से भरे जार में 40% अल्कोहल है, इसके विस्की के एक भाग को 19% अल्कोहल द्वारा युक्त दूसरे भाग से बदल दिया जाता है और अब अल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया, तो प्रतिस्थापित विस्की की अनुपात की मात्रा क्या है? तो देखिए विस्की और अल्कोहल, एक 19 और 40, जो ये हो गया आपका 26। अब देखिए 40 में 26 गया 14 और 26 में से 19 गया 7, तो ये क्या आ गया विस्की का? 2, और टोटल है कितना? 3। तो प्रतिस्थापित मात्रा कितनी होगी आपकी? 2/3। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एलिगेशन मेथड लगाना था, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह एक ही समय में धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर प्रति घंटा, 26 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, तो धारा की गति आपसे पूछा है। तो देखिए x + y यानी धारा की चाल और नाव की चाल, दोनों की चाल जब जोड़ के इसके थ्रू निकालेंगे तो आप 26 यानी 26 मिनट में पहुंच रही है आपकी 26 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये आपकी x जो चाल है, चाल, और ये दूरी। ठीक है, तो समय जब निकालेंगे तो इसमें चाल से डिवाइड कर देंगे, तो 26 बटे में x + y और 14 बटे में x + y, दोनों को इक्वलाइज किया आपने, तो x और y की जब रेशियो निकालेंगे आप, तो x/y का ये रेशियो आपका निकल के आएगा क्या? 10/3। और आपको यही तो 10 दिया हुआ था। धारा जो शांत जल में नाव की गति आपको 10 दी हुई थी और 10 आ रहा है, तो यानी नाव के अलावा धारा की क्या है? 3, तो 10/3 आया, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो गया, तो y इज 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 343 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 343 का पावर 4/3। अब देखिए 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 का स्क्वायर और डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप 7 का क्यूब कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 7 का पावर 4 हो जाएगा और 7 का पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 7 का पावर 4 से यहाँ पे आपका डिवाइड हो गया। ओके, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 343 का स्क्वायर है, तो ये क्या है 7 का क्यूब है। 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो ये 4 बार 7 कट जाएगा 3 और 1, तो बचेगा 7 गुणे 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 49। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि यदि 4000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 3%, दूसरे भाग को 5% की दर से निवेश किया जाए तो दोनों निवेशों पर वार्षिक ब्याज 144 है, तो प्रत्येक भाग ज्ञात करें। देखिए ब्याज बराबर आपका होता है PRT यानी मूलधन गुणे ब्याज गुणे समय बटे में 100। तो आपने एक हिस्से को x मान लिया, दूसरे हिस्से को 4000 में से x माइनस कर दिया, वो मान लिया। एक पे 3% का ब्याज ले रहे हैं आप, एक पे 5% का ब्याज दे रहे हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी, ये आएगी आपकी टोटल वैल्यू निकल के 5600 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2x। जो x का मान आएगा वो निकल के आएगा 2800, यानी एक धन तो आपका 2800 हो गया, एक धन आपका 2800 निकल के आएगा इस इक्वेशन से। और एक को 4000 में से जब आप माइनस कर देंगे 2800 को, तो ये आपका निकल के आएगा 1200। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में ये मैच करता है। 2800 1200, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इसमें मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हरियाणा अलाइनमेंट का हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट हो, जो आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में अपने फीडबैक को पिन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।